हेलो चिल्ड्रन। आज हम फोर्थ पोएम पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीन पोएम को हम अप्रैल और मई में रिसाइट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फोर्थ पोएम का नाम है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड और इसके पोएट हैं थॉमस ग्रे। यह एक शोक गीत है। एलिजी का मीनिंग होता है शोक गीत, जो किसी मृत आत्मा के लिए लिखा जाता है। लेकिन थॉमस ग्रे की यह कविता उस प्रकार का शोक गीत नहीं है। कब्रिस्तान में घूमते हुए, चर्चयार्ड कब्रिस्तान को कहते हैं, कब्रिस्तान में घूमते हुए वह चर्च में बजती हुई संध्याकालीन घंटियां सुनता है और किसी की मृत्यु पर चर्च में इसी प्रकार की घंटियां बजाई जाती हैं। कवि का ध्यान उन लोगों की ओर जाता है जिनके लिए कभी शोक गीत नहीं लिखे गए हैं। उस कब्रिस्तान में ऐसे ही कुछ लोगों की कब्रें थी जो साधारण और आम लोग थे। वह उन्हीं के बारे में लिखता है। यहाँ उसी लंबी और प्रसिद्ध कविता के 5 पद्यांश दिए गए हैं। अब हम पहला स्टैंजा पढ़ेंगे। द कर्फ्यू टोल्स द knell of parting day, the lowing hard wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. कर्फ्यू टोल्स, चर्च की संध्या के समय की घंटियां बज रही हैं। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, वो दिन की समाप्ति का संकेत दे रही हैं। संध्या के समय दिन की समाप्ति को बताने के लिए चर्च में घंटियां बजाई जाती हैं, तो वो घंटियां बज रही हैं। द लोइंग हर्ड, रंभाते हुए पशु, विंड स्लोली, धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। ओवर द ली, चारागाह से, घास के मैदानों से चरने के बाद अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों से जो पशु हैं वो रंभाते हुए, बोलते हुए वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे, किसान जो अपने खेत को जोत रहा था, प्लोमैन जो जोत रहा था, वह थक गया है। वेरी थका हुआ रास्ता, लेकिन वेरी वे का मतलब, लेकिन यहाँ क्या कि जो थक चुका है, और वह भारी कदमों से यानी थके हुए शरीर के साथ अपने घर की ओर वापस लौट रहा है। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, उसके घर, वह शीघ्र घर पहुंच जाएगा और उसके पहुंचने के बाद यह संसार अंधेरे में डूब जाएगा। वह इस संसार को अंधेरे में छोड़ देगा, यानी पूरे संसार में चारों ओर अंधेरा हो जाएगा। एंड टू मी, और मेरे लिए भी, कवि कहता है कि मेरे लिए भी, यानी मेरे भी चारों ओर अंधकार रहेगा। स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा का रेफरेंस इस प्रकार लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। कॉन्टेक्स्ट में, द पोएट standing in a churchyard of a small village, he describes the coming of the evening. He gives a description of everything that takes place. Explanation, the poet says that the evening bell is ringing in the church. The day has ended. The cattle are coming home slowly. They are walking on the meadow in a zigzag way. The farmer who had been plowing his field is tired. He walks with heavy steps towards home. He will soon reach home where he will forget the world. There will be darkness in the world. The poet will be left alone in the darkness. Second stanza. Beneath those rugged the that yew trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow sail forever led. The rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath बोलते हैं नीचे को, यानी नीचे। दोज रग्ड, उबड़ खाबड़, चिराबेल के पेड़ होते हैं, चिराबेल के उबड़ खाबड़ पेड़ों के नीचे। दैट यू ट्रीज शेड, यू ट्रीज सदाबहार के पेड़, तथा सदाबहार के पेड़ों के नीचे। वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी मोल्डिंग हीप, जहाँ उभरती हुई घास की
घास जड़ी हुई मिट्टी, वह मिट्टी जिस पर घास जड़ी हुई है, उसकी उभरती हुई मिट्टी का आकार बना हुआ है। वहाँ कुछ मिट्टी के नष्ट होते ढेर हैं, यानी टूटी हुई कब्रें, पुरानी नष्ट होती हुई कब्रें हैं। ढेर, मिट्टी का ऊंचा ढेर कब्र के लिए, क्योंकि कब्र का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा उभरा रहता है, उसी के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है कि वहाँ कुछ टूटी फूटी नष्ट होती हुई पुरानी सी कब्रें हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, प्रत्येक यानी प्रत्येक पूर्वज जो गांव के सीधे साधे लोग हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी नैरो संकीर्ण यानी छोटी पतली कोठरी में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। वो उन कब्रों में, उनको दफनाया गया है तो उन कब्रों में वो लेटे हुए हैं। द रूट फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, रूट शब्द यहाँ सीधे साधे के लिए प्रयोग हुआ है। फोर फादर्स यानी पूर्वज, उस छोटे से गांव के, उस छोटे से गांव के सीधे साधे पूर्वज उन अपनी छोटी छोटी कब्रों में सोए हुए हैं, हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं, यानी हमेशा के लिए उनमें सोए हुए हैं। रेफरेंस, these lines have been taken from the poem An Elegy Written in a Country Churchyard, composed by Thomas Gray. Context, the poet describes how poor people are lying buried in the most ordinary graves. They were simple, and their graves are also simple. Explanation, the poet says that there are some rough trees and some evergreen trees too. There are small graves under those trees. These graves are decaying. At many places, the surface of the graves is uneven and loose. These are the graves of the simple forefathers of the people living in the small village. They are buried forever. Stanza, third stanza. The breezy call of incense, breathing mourn. The swallow twittering from the straw-built shade, the cock's shrill clarion o'er the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. The breezy call of incense, breathing morn, सुगंधित सुबह की, सुगंधित हवा, यह अर्थात प्रातःकाल के फूलों की सुगंध, जो प्रातःकाल की सुबह है वह फूलों की सुगंध से भरी हुई है, और जो प्रातःकाल की हवा है वो ठंडी और सुखद है। द स्वेलो ट्विटरिंग, चहता, जो चिड़िया है वो चहचा रही हैं, अबाबल यानी चिड़ियाँ चहचा रही हैं, फ्रॉम द स्ट्रो बिल्ट शेड, तिनकों से बने हुए अपने घोंसले से चिड़िए चहचा रही हैं। द कोक्स श्रिल क्लेरोन, मुर्गा अपनी तीखी आवाज़ में बांग दे रहा है अर्थात बोल रहा है। और द इकोइंग हॉर्न, और शिकारी जो सींग यानी सींग से जो हॉर्न यानी सींग, उससे जो आवाज़ निकालते हैं उसको बजाते हैं, वो शिकारी उसकी प्रतिध्वनि कर रहे हैं। नो मोर शेल रोज दैम फ्रॉम देयर लॉली बेड, इनमें से कोई भी आवाज़, ये जो आवाज़ें होती हैं, पक्षियों की आवाज़ें, मुर्गे की बांग या फिर शिकारियों का जो सींग बजाना होता है, ये सभी किसी सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन यहाँ कवि कहता है कि इनमें से कोई भी आवाज़ उन अपने ज़मीन वाले बिस्तर पर सोने वाले लोगों को, यानी उन ग्रामीण पूर्वजों को नहीं जगा सकती है, उनको नहीं जगा सकेगी। नो मोर शेल रोज, उनको नहीं जगा सकेगी, फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके ज़मीन वाले बिस्तर से। क्यों नहीं जगा सकेगी? क्योंकि उन लोगों की मृत्यु हो चुकी है और वो हमेशा के लिए सो चुके हैं। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, composed by Thomas Gray. Context, the poet says how the people in the graves are now beyond all worldly attractions. Now they will not be awakened by the things that are used to awaken them in the morning. Explanation, the poet says that the morning is full of the fragrance of flowers. The cool, pleasant wind of the morning attracts people to walk. In the small nest, the swallows are twittering and chirping. The chirping of the swallows is very sweet. The cock makes a loud shrill call in the morning to rouse people. The hunters go out to hunt.
They blow their horns. The echo of the horns spreads everywhere. All these things usually wake up the people, but now all the materials for awakening, as they are sleeping a permanent sleep, not to awake anymore. Fourth paragraph. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. Let not ambition mock. एम्बिशन शब्द यहाँ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। मोक मजाक उड़ाना या हंसना, देर यूजफुल टू, उन सीधे साधे ग्रामीण लोगों के परिश्रम पर, जो उन्होंने कठिन परिश्रम अपने जीवन में किया है, उस पर महत्वाकांक्षी लोगों को मत हंसने दो। यानी वो लोग उनको महत्वाकांक्षी लोगों को उन पर नहीं हंसना चाहिए। देयर होमली जॉयज, उनके उन साधारण आनंद पर, जो उन्होंने अपने जीवन में मनोरंजन साधारण किए उन पर। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनके जटिल भाग्य पर। इतना परिश्रम करके भी उनको भाग्य से ज़्यादा नहीं मिला, तो जो उनके भाग्य में बता था उनको वही मिला, तो उस जटिल भाग्य पर भी उन महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं हंसना चाहिए। नोर ग्रैंड्योर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही बड़े आदमियों को, महान लोगों को या बड़े लोगों को उन पर तिरस्कारपूर्ण तुच्छ भावना से मुस्कुराना नहीं चाहिए उनको देखकर। उनके द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, उन गरीब और साधारण लोगों के, उन छोटे लोगों के, साधारण और गरीब लोगों के, सीधे साधे लोगों के लेख या वर्णन पर, जो उनकी कब्र पर उनके बारे में साधारण बातें लिखी गई हैं, उनके लेख को देखकर बड़े लोगों को उन पर तिरस्कारपूर्ण या तुच्छ रूप से मुस्कुराहट नहीं डालनी चाहिए, उनको देखकर हंसना नहीं चाहिए। रेफरेंस: These lines have been taken from the poem An Elegy written in a country churchyard, composed by Thomas Gray. Context: the poet says that we should not look down upon the work and the lives of the poor people. Ambitious and great persons should pay proper respect to should pay proper respect to them. Explanation: the poet says that these poor people worked hard throughout his life, throughout their life. They did things which are necessary for men. Their enjoyment was simple. They did what fate allowed them to do, but their actions were not famous. Ambitious persons should not make fun of them. When great people hear the simple life records of these village people, they should not smile with disdain, disdainful smile. Stanza number 5. The boast of the heraldry, the pomp of the power, and all the beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. The boast of heraldry, बड़े कुल में पैदा होने का गर्व। द पावर ऑफ पंप, शक्ति का दिखावा, सेखी जो शक्ति है उसकी सेखी है उसका दिखावा। एंड ऑल द ब्यूटी, और हर प्रकार की सुंदरता, सारी सुंदरताएं। ऑल दैट वेल्थ, और सारी दौलत, ये एवर गेव, जो कभी किसी व्यक्ति ने प्राप्त की है। ये सभी चीज़ें, ये सभी वस्तुएं अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, ये सभी एक अवश्यम भावी समय का इंतजार करती हैं, अर्थात ये सभी चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएंगी। इन सभी चीज़ों को मृत्यु अवश्य आएगी। जो बड़े कुल में पैदा है वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसके पास बहुत शक्ति है वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है। सभी प्रकार की सुंदरताएं भी एक दिन समय के साथ नष्ट हो जाती है, समय उनको नष्ट कर देता है। और कितनी ही दौलत किसी के पास हो, वो इस संसार को छोड़कर, यहाँ से दौलत को यहीं छोड़कर चला जाता है, अर्थात ये सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव,
प्रतिभा प्रतिभा और प्रसिद्धि और सम्मान का रास्ता भी कब्र की ओर जाता है, कि उसको भी सिवाय कब्र के और कुछ नहीं मिलता है। अर्थात मृत्यु अवश्यंभावी है, वो एक दिन सभी को आएगी। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। रेफरेंस: These lines have been taken from the poem An Elegy written in a country churchyard, composed by Thomas Gray. Context: the poet says that nothing is everlasting. Great persons should not look down upon the life and work of the poor. They should be mindful that death is the end of all. Explanation: the poet says that some people are proud of their long descent. Long descent, बड़े कुल में पैदा होना. Powerful persons are surrounded by outward show. Beautiful persons and wealthy persons gain much praise and honor, but none of them can escape death. Death is sure to come to everyone. All have to wait for that moment. One may get high fame and honor for his actions, but in the end, one must die. So the end of everyone is the same. बच्चों, हमने फोर्थ पोएम को रिसाइट कर लिया है, इसको पढ़ा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी समझा है। फिर भी मैं आपको इसका अलग से एक एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया लिखवाऊंगी, इसको आप अच्छे से समझ लेना। जो